लास्ट क्लास में अपन जहाँ तक पढ़े वहाँ से आगे केमिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लास्ट क्लास के मैं एक बार नोट्स को वापस रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आइसोटोप्स के बारे में बताया। आइसोटोप्स होते हैं ऐसे जिनका मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको आइसोटोप बोलते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये बताया मैंने। फिर आइसोबार जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन जो एटॉमिक नंबर है डिफरेंट हो। फिर हमने लिया आइसो बार के बाद में आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, वो आइसोटोन्स होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था क्योंकि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो वहाँ पे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की एक कमी हमें नज़र आई थी जो कि मैक्सवेल ने पहचानी। मैक्सवेल ने कहा कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था, कि एटम की स्ट्रक्चर जो दी थी, उसमें उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस का एमिशन करेगा, रेडिएशंस का एमिशन करेगा तो रेडिएशंस की वजह से, इमिशन की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी लॉस हो जाएगी, एनर्जी कम होगी, ऊर्जा कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो एटम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे देखा गया था। तो ये कमी थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। और फिर दूसरी कमी थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता था। तो ये रेडिएशन वाली जो बात है, इसी को अपन थोड़ा और समझते हैं कि आखिर रेडिएशन क्या होता है ना। रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन में हमने लास्ट क्लास में ये समझा बात कि रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म जो होती है एनर्जी का, उसे ही हम रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन एक्चुअल में क्या है, रेडिएशन को अपन समझते हैं आगे, इसको आगे और अच्छे से इलोब्रेट करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ रेडिएशंस। तो हेलो। रेडिएशंस क्या है। हाँ, हेलो। तो रेडिएशंस को अपन समझते हैं। रेडिएशंस को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। विकिरण इसे हिंदी में बोला जाता है रेडिएशंस को। तो क्या होता है रेडिएशन, अगर कोई एनर्जी जो है, जैसे एनर्जी जो होती है लाइट जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी का जो वेव फॉर्म होता है, यानी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन क्या होती है, ये होती है वेव फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक साथ अपन ईएम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है, अपना रेडिएशन कहलाता है, इज कॉल्ड रेडिएशंस, इज कॉल्ड रेडिएशंस। तो कोई ऊर्जा का जो विद्युत चुंबकीय तरंग रूप है वह विकिरण कहलाता है। हिंदी में इसको लिख देंगे, ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय रूप विकिरण कहलाता है, विकिरण कहलाता है। तो ये होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इसे लेते हैं। यहाँ पे एक देखो वर्ड आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अपन शॉर्ट में ई एम बोलेंगे। आगे से मैं जब भी इसका जिक्र करूँगा तो वो ई एम कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म क्या है, मैं ई एम वेव की बात करूँ तो ई एम वेव क्या होती है यहाँ पे। तो ई एम में देखो, एक तो है ई फॉर इलेक्ट्रिक और एम फॉर मैग्नेटिक। तो जो चार्ज होता है उस वजह से दो फील्ड पॉसिबल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ईएम वेव्स होती है, ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होती है। इट इज़ वेव ऑफ, वेव इट इज़ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक
एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस की वेव होती है। इट इज़ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, ईएम वेव, यह विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के दोलन का एक तंत्र होता है, या फिर दोलन का रूप होता है। इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं इसमें। जैसे मैं इसे ले लेता हूँ कोई एक्स वाई एक्सिस, और ये है मान लो कोई जेड एक्सिस, ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ले लेता हूँ कोई जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस हो गए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा कोई वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा कोई जेड एक्सिस। ये तीनों हमने एक्सिस ले लिए। अब देखो यहाँ पे एक कोई वेव्स होती है, जैसे वेव्स होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे रस्सी होती है, रस्सी में आप झटका जब देते हो तो वो झटका कैसे चलता है, आपने देखा होगा उस रस्सी के अंदर वो झटका कुछ ऐसे जा रहा होता है, इस तरह से, इस फॉर्मेट में वो झटका चलता हुआ जाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये जो एक वेव फॉर्म है, ये एक वेव का ऑसिलेशन है, इस तरह से ये वेव का ऑसिलेशन हो गया। तो मान लो ये जो वेव है ये किधर को है, ये एक्स और वाई प्लेन में, ये एक्स वाई जो प्लेन है ये वाला प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन में ये एक वेव का ऑसिलेशन हो गया। इसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन बोल सकते हैं। ये मान लो है कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऑसिलेशन, यहाँ पे पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, ये हो गया मान लो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेशन। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, है ना। ये है विद्युत क्षेत्र का दोलन। कोई जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका ऑसिलेशन है, और ये किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो गया, मैं जिस प्लेन में अभी लिख रहा हूँ उसी प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूँ अभी, जो कागज़ का प्लेन है या फिर जो आपकी स्क्रीन है, उस प्लेन में इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये उसी प्लेन की बात यहाँ पे हो रही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ऐसे इस तरह से ले सकते हैं। मैं मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और इसकी डायरेक्शन, इसका जो प्लेन होता है वो जेड एक्स प्लेन होता है, ये वाला प्लेन होता है। देखो इस तरह से ये जेड एक्स प्लेन जो होता है, ये प्लेन, ये जेड और एक्स। एक बार मैं पूरा डायग्राम बना देता हूँ, फिर वापस आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इसमें ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसके ऑसिलेशन है जो एक्स और वाई प्लेन में होते हैं, और ये जो है जेड एक्स प्लेन में है। अच्छा, आज आपको पता है मैं जो कोविशील्ड वैक्सीन है आज वो मैं लगा के आ चुका हूँ, और अब कोरोना शायद मुझे नहीं होगा। आज मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है और बहुत ही आसानी से लगती है। पहले लग रहा था कि क्या होगा, कितना ज़्यादा दर्द होगा वगैरह होगा, तो वहाँ पे तो गए और 5 या 10 सेकंड में सीधा वैक्सीन लगाए और फ्री कर दिया। तो आज सुबह सुबह 10 से 11 वाली स्लॉट में पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर मेरी वैक्सीन लगी है। तो आप सभी लोग मुझे बधाई दे सकते हो, थैंक यू सौम्य बादू। तो मेरी वैक्सीन लग चुकी है आज कोरोना की। तो आप भी वैक्सीन जो है लगा सकते हो, और आपको लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से देखा गया है कि जो केसेस हैं कोरोना के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, कोरोना होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, और एक ट्रिक है, आप सभी बच्चों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर मान लो आपके घर में किसी को बुकिंग करानी है कोरोना की, ये जो कोविशील्ड आपकी जो वैक्सीन है उसके लिए, तो एक टेलीग्राम पे ग्रुप है। मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको, मैं जो अपना ग्रुप है उस पर भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे।
आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस पे क्या होता है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो वेबसाइट होती है जहाँ पे ये वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया जाता है, उससे 1 या 2 मिनट पहले आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बीकानेर में इस सेंटर पे कोविशील्ड वैक्सीन की इतनी डोज आई है, इतनी डोज आई, इतनी डोज आई है। अब आपको क्या करना है, जो कोविन वेबसाइट होती है वहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में जैसे ही आपके पास टेलीग्राम पे लिंक आया, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आया कि कोविशील्ड वैक्सीन की 300 डोज आ गई, जैसे मेरे पास आया कि पीबीएम डायमेट्रिक सेंटर में 300 डोज पड़ी है, तो अब वहाँ पे जो सर्वर है वेबसाइट का, वहाँ पे अपडेट 1 मिनट बाद होता है, लेकिन यहाँ पे अपडेट पहले से मिल गया। तो आप वहाँ पे चले जाओ, पेज को रिफ़्रेश करते रहो, और जैसे ही आपका रिफ़्रेश करते ही वहाँ पे पीबीएम सेंटर का या फिर जो आपके घर के आसपास का कोई सेंटर है वहाँ का दिखे, तुरंत जाके उसको क्लिक करो और तुरंत जाके बुक कर दो। तो कल रात को वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट मैं टेलीग्राम जो लिंक आपको दूंगा ना ग्रुप में, उस ग्रुप में आप टेलीग्राम वाले उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो मैसेज आएगा ना, उस मैसेज के नीचे ही वो एक वेबसाइट का नाम लिखा होता है। उस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा, मोबाइल नंबर, और रजिस्टर हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ से बुक कराना होगा। तो कल जो है मतलब 10-15 सेकंड में तो मामला ख़त्म हो जाता है, सारी की सारी बुक ही हो जाती है। तो कल मैं बैठा था, मेरे पास वो नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम का, फिर टेलीग्राम से उस वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे रजिस्टर पहले से कर रखा था मैंने, तो कई दिनों से परेशान था, बुक ही नहीं हो रही थी। आते ही लोग बाग सारे बुक कर रहे हैं। तो मेरे को कल वो ट्रिक पता चली थी टेलीग्राम वाली, तो उससे मेरा क्या है कि हाथों हाथ बुक कर गया, मेरा भी हो गया, मेरे वाइफ का भी हो गया। हम दोनों ने अभी आज सुबह 9 से 11 बजे जाके पीबीएम हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई, और मेरे को तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। मेरे वाइफ का हाथ थोड़ा सा जाम है, उनको थोड़ा सा पेन हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा बहुत भी दर्द नहीं हुआ। थोड़ा सा थकावट जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कोई सिम्टम्स मेरे को देखने नहीं मिल रहे, जैसा कि बाकी लोग कहते हैं बुखार वगैरह आ जाता है। तो हो सकता है कल बुखार भी आ जाए, पर मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि बुखार आएगा। वाइफ को थोड़ा सा हाथ जो है ज़रूर हो गया है, उनको हाथ में पेन हो रहा है, पर वैक्सीन लगा लो। रात को होता है फीवर, चलो देखते हैं रात को फीवर होता है या नहीं होता, पर अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो पूरा फुल एनर्जेटिक लग रहा हूँ मैं। मेरे को अंदर पूरा एनर्जी फील हो रही है, ऐसा थकावट सा फील नहीं हो रहा। और हो और सकता है आपको क्योंकि, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको कोरोना हो चुका। हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि पिछली वेव जब आई थी तो हाँ उस समय मेरे को कोरोना हो गया था, तो मेरे अंदर इम्यूनिटी पहले से थी। और आपको पता है ये जो कोविशील्ड होती है और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आप साइंस के ही बच्चे हो। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में डिफरेंस होता है कि कोविशील्ड तो होती है एक्टिव और कोवैक्सीन होती है इनएक्टिव। मतलब कोविशील्ड के अंदर कुछ जर्म्स होते हैं, मतलब होते तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में जर्म्स होते हैं, लेकिन कोविशील्ड में जर्म्स एक्टिव होते हैं यानी कि जिंदा होते हैं, और कोवैक्सीन में वो मरे हुए होते हैं। अब ये जर्म्स आपके अंदर टीके से जब लगाते हैं तो अंदर ये जर्म्स जाते हैं, तो ये जर्म्स क्या करते हैं, ये इतने नुकसानदायक नहीं होते हैं। पर जब भी कोई फॉरेन बॉडी अपने अंदर आती है, कोई फॉरेन केमिकल आया है या फिर कोई फॉरेन जर्म्स आते हैं, तो अपने बॉडी के जो इम्यूनिटी वाले जो इम्यूनिटी जहाँ से पैदा होती है, बायो वाले जो बच्चे हैं, बायो जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, जो बॉडी के जो इम्यूनिटी वाले जो एंटीबॉडीज़ होती है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो इन एंटीबॉडीज़ को क्या मैसेज मिलता है कि जर्म्स का अटैक हुआ है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, जर्म्स का अटैक हुआ है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो ये जर्म्स जो है वो हार्मफुल नहीं होते, ये जर्म्स अंदर गए, इम्यूनिटी अपनी बढ़ जाती है। और ये इम्यूनिटी फिर जब कोरोना वायरस हम पे अटैक करता है, तो ये इम्यूनिटी क्योंकि ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो कोरोना वायरस अटैक करेगा तो अपन को उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इस मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है कि हम आर्टिफिशियली जर्म्स जो है अपनी बॉडी के अंदर भेज रहे हैं और आर्टिफिशियली अपन इम्यूनिटी जनरेट कर रहे हैं। अब हमारे अंदर कोई कोरोना अटैक अगर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी पहले से जनरेट हो चुकी है टीका लगाने से, तो मतलब आप सोचिए कि बीमार करके हमको सही किया जा रहा है ना। जर्म्स अंदर भेजना एक तरह से, तो जर्म्स को भेजना ये हमारी बॉडी को अटैक करना ही है, तो बॉडी को अटैक करके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे मतलब ये मैकेनिज्म, कोई बच्चे को मजबूत करना हो तो उसको कहते हैं ना, मजबूत होना है तो जा तू लड़के आ, तो लड़के आता है कोई, हमारी बॉडी अगर फाइट कर लेती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है स्पुतनिक। हाँ स्पुतनिक, देखो जितनी भी वैक्सीन बनी है सारी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स और जो होते हैं वो जाते हैं। कुछ वैक्सीन एक्टिव होती है, कुछ इनएक्टिव होती है। एक्टिव वाले केस में तो वो जर्म्स जो है वो जिंदा है, जैसे कोविशील्ड का केस हो गया।
इनएक्टिव जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में इनएक्टिव यानी कि जर्म्स जिंदा नहीं होते हैं। कोविशील्ड को पुणे वाली जो सीरम इंस्टीट्यूट उसने बनाया है, और कोवैक्सीन को हैदराबाद की जो बायोटेक कंपनी उसने बनाया है। स्पुतनिक जो है वो रूस ने बनाया है। स्पुतनिक अभी अपने इंडिया में आई नहीं है, वो आने वाली है, वो लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है। स्पुतनिक का जो इफेक्टिविटी है वो 95% के आसपास ऐसा कहने को मिला है, पर कोविशील्ड की इफेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। कोवैक्सीन की इफेक्टिविटी कम है, 60 से 70% है कोवैक्सीन इफेक्टिव, लेकिन कोविशील्ड की इफेक्टिविटी 90% तक, 92% तक देखने को मिली है। और स्पुतनिक की इफेक्टिविटी 95% तक, यानी कि अगर 100 में से 100 लोगों को स्पुतनिक लगाया है तो 95 लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं वापस। और जो कोविशील्ड लगाई गई 100 लोगों को, तो उसमें से 92 और 93 लोगों को कोई भी कोरोना नहीं हुआ। और कोविशील्ड का एक ये चीज़ और है बहुत अच्छी, कि किसी को अगर कोविशील्ड लगा रखी है वैक्सीन, तो उसका जो मोर्टेलिटी यानी कि डेथ होने का संभावना है वो 0% हो चुका है। जिन जिनको कोविशील्ड लगाई गई थी इंडिया में, उनमें से किसी को भी डेथ नहीं हुई। कोरोना हुआ होगा लेकिन डेथ का केस किसी में नहीं हुआ। स्पुतनिक और फाइज़र में से कौन सी बेस्ट है? देखो स्पुतनिक भी बेस्ट है, फाइज़र भी बेस्ट है, लेकिन हालांकि फाइज़र के बारे में ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट है, पर दोनों ही ठीक ही है। पर कोविशील्ड भी ख़राब नहीं है, कोविशील्ड लगाओ आप, अभी बहुत अच्छी डोज आ रही है। और इस महीने लगभग 5 लाख या कोई 50 लाख जो डोज है वो लगने वाली है, तो बहुत ज़्यादा अभी डोजेज आने वाली है। तो मैंने जो आपको तरीका बताया टेलीग्राम वाला, वो जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वेबसाइट का भी लिंक होगा, रजिस्टर कर लेना पहले अपने आप को। वहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपको एंटर करना होता है। तो एक अकाउंट से, एक मोबाइल नंबर से 4 लोग रजिस्टर हो सकते हैं अपनी फैमिली के। और फिर रात को 9 बजे जब भी वो अपडेट होता है, पहले आपको टेलीग्राम पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा उस ग्रुप में, बीकानेर का ही ग्रुप है वो, उसको ज्वाइन करना, फिर आप सीधा रजिस्टर करवा लेना और कोविशील्ड लगवा के आ जाओ। ठीक है, तो आप भी लगवा लो। ओके, तो इस तरह से लगती है ये कोविशील्ड का मेरा आज का अनुभव रहा, और बहुत ही सिंपल सा अनुभव रहा, कोई डरने की बात नहीं है। कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा हेडेक हो रहा हो या फिर बुखार जैसा आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम लोग तो अभी 18 से कम हो, तो अभी एक सरकार एक और कोई वैक्सीन लेके आ रही है जो बच्चों के लिए हो सकती है अच्छी इफेक्टिव, तो ट्रायल चल रहा है उसका, देखते हैं। चलो अपन वापस आते हैं अपने ईएम रेडिएशंस पे। तो मैंने बोला कि ईएम रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। हाँ, कोवैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, पर अभी अप्रूवल नहीं मिला है, अप्रूवल मिलते ही आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो अपन इस पे वापस आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, ईएम रेडिएशंस, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कोई भी, वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है, उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। और जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है अपने आसपास। जैसे आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, तो वो किस वजह से करती है? क्योंकि उनके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस वजह से वो अट्रैक्ट होती है या फिर रिपेल होती है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के द्वारा। तो ईएम रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो एक ये वेव हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड की, और ये वेव हो गई जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, है ना। ये है चुंबकीय क्षेत्र का दोलन, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन। मैं आपको कोई वीडियो दिखाता हूँ, देखो इंटरनेट पे मेरे को बहुत अच्छा कोई वीडियो मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो मैं वीडियो कोई आपको दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। तो लेट्स सी एनी वीडियो, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई वीडियो एनिमेशन देखते हैं।
ये देखो वीडियो मेरे को एक अच्छा मिला है, अपन वीडियो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। हम्म, तो मैं अभी साथ में ईएम वेव क्यों बोलते हैं, देखो ईएम शॉर्ट में बोलते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, है ना। तो शॉर्ट में ई एम बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो शॉर्ट वर्ड है ना वो ईएम है। समझ में आया बात? अलग अलग क्यों नहीं बोलते, अलग अलग शॉर्ट में है इसको, देखो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बड़ा वर्ड हो जाता है ना, इसलिए इसको ई एम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये देखो लाइट जो होती है आपकी, जो ट्यूबलाइट से आपकी लाइट आ रही है, सनलाइट आती है, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। गामा रेज, एक्स रेज, है ना, रेडियो वेव्स, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। अभी अपन कैटेगराइज भी करेंगे इनको। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक फील आएगा कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये देखो यूट्यूब पे एक वीडियो है बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, उसे अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले हर्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट किया था। हेनरी हर्ज थे। हर्ज एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, और हर्ज के नाम से ही जो फ्रिक्वेंसी होती है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ज से ही आती है। और हर्ज का देखो एक एक्सपेरिमेंट था, इसने मेटल वायर से, इसने देखो ये एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे एक मेटल कंडक्टर है, यहाँ पे एक मेटल की बॉल है, यहाँ पे उसने एक डंडा लगाया, यहाँ पे भी एक डंडी लगाई, इधर एक पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल जोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल जोड़ा, तो इनके बीच में एक स्पार्क पैदा हुआ। ये एक्सपेरिमेंट किया था उसने। और इन स्पार्क से क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकली। और देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो देखो यहाँ पे दो तरह की वेव दिखा रहे हैं ना, एक तो देखो ब्लू कलर का वेव पैटर्न दिखा रहे हैं ऐसे, और एक रेड कलर का वेव पैटर्न दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऐसे ही अपन ऑब्जर्व करते हैं। ब्लू कलर वाला जो पैटर्न है ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऑसिलेशन, और ये हो जाएगा रेड कलर वाला कोई मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से ऑसिलेट करते हैं। तो हेनरी ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे जो स्पार्क पैदा हुआ था, इस स्पार्क को यहाँ पे भी नोटिस किया गया था। इसको इस रिसीवर बोलते हैं, इसको ट्रांसमीटर बोलते हैं। देखो जो आज के जो मॉडर्न टाइम में जो सिग्नल ट्रांसफरिंग होता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं तो अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, और घर से मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये सारा काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ही हो रहा है। हेनरी ने जब एक्सपेरिमेंट किया था बहुत साल पहले, तो ये यहाँ पे उसने ट्रांसमीटर बनाया था इस तरह से। इस ट्रांसमीटर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकली थी, और उसने यहाँ पे एक रिसीवर क्रिएट किया। इस रिसीवर ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिसीव करके यहाँ पे स्पार्किंग पैदा की थी। और अगर यहाँ पे हम एक एलईडी लाइट रखते हैं तो वो एलईडी लाइट भी जलने लगेगी। ये ये एलईडी जलने लगी थी। देखो मैक्सवेल ने ही हर्ट्ज से पहले हर्ट्ज से पहले मैंने जैसे बताया आपको, एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले मैक्सवेल ने ही तो रदरफोर्ड का जो कमी था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो रेडिएशन इमिट करेगा, ये मैक्सवेल ने तो बताया था। और फिर मैंने बोला था कि मैक्सवेल ने बड़ी ही डरावनी इक्वेशन बनाई थी, इतनी डरावनी इक्वेशन थी मैक्सवेल ने बनाई थी, मैक्सवेल आइंस्टाइन इन लोगों ने। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पहले से। हम्म हम्म तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे ट्रैवल करती है, एक कोई देखो कांस्टेंट स्पीड से, अगर अगर इलेक्ट्रिक अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, जो चार्ज पार्टिकल। अगर ये एक्सेलरेट होता है यानी कि त्वरित गति करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित गति कर रहा था, तो ये रेडिएशन इमिट करेगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, यानी कि 3 × 10⁸ से ट्रैवल करती हैं। ये थोड़ा आगे की बातें हैं। अपन 12th क्लास में जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये और ज़्यादा हमें पता चलता है इसके बारे में। ये एनिमेशन ऐसा बता रहा है कि कैसे जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। यहाँ पे देखो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो। ये ऑसिलेटिंग डाइपोल ऐसे इसमें देखो बहुत आगे की बातें भी हैं, पर अपन को जो बेसिक एक फीलिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वही हमें ग्रैप्स करनी है। ये साइनोसॉइडल वेव्स कहलाती है, साइन के फॉर्म में होती है। ये पूरा वैसे फिनोमेना बता रहे हैं कि एंटीना और रिसीवर किस तरह से काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो ये चीज़ें अभी थोड़ा थोड़ा अपन बेसिक जब सीख चुके होंगे तब इन चीज़ों को समझेंगे। अभी काफ़ी चीज़ें इसमें आगे की है। सोर्स इम्पीडियंस, लोड इम्पीडियंस, ये जो 12th क्लास है उसमें एक चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट AC, उसमें अपन ये सीखते हैं। अभी इसमें पूरा फिनोमेना दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैसे ट्रांसमिट होते हैं और कैसे सिग्नल रिसीव करते हैं। और ये EM रेडिएशंस इमिट होता है और अपना टीवी वगैरह चलने लगता है। तो ये इस तरह से अलग अलग फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वापस अपन यहीं पे आते हैं। वापस अपनी क्लास पे आते हैं मेन। एक मिनट। हाँ, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसमें मेन अपन को ये बात ध्यान में रखनी है कि एक तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आज की जो टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग का सबसे बेसिक चीज़ है। जितने भी आप सिग्नल ट्रांसफ़र वाली जितनी भी चीज़ें देखते हो, मोबाइल पे बात करते हो, इंटरनेट का जो युग आया है ये, तो इसमें सब में जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का वो केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने बताया कि इसमें दो तरह की वेव्स जो है आपस में कोलैबोरेट करती है। एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेव होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेव होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये 12th क्लास के मेन टॉपिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवांस में अपन 12th क्लास में ही ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन करते हुए पढ़ते हैं। अभी 11th क्लास में अपन को इतना ही ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होती है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। आप इसको 3D में विजुलाइज करना है ना, 3D में ही आपको विजुलाइज करना है। और एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, जिसको C से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, अच्छा लाइट जो होती है वो भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है।
और ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट बहुत तेज़ चलती है और इसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करती है। तो ऑल EM रेडिएशंस, ऑल EM वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ऑल EM waves travels with speed of light, with speed of light। ठीक है, तो लाइट की स्पीड से ही सारी EM रेडिएशंस। इसमें फोटोन्स होते हैं क्या? बिल्कुल फोटोन्स होते हैं। जितनी भी EM रेडिएशंस में देखो फोटोन क्या होता है, फोटोन के बारे में अपन प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। फोटोन होता है लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल, जिससे लाइट बनी होती है ना, लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो फोटोन होता है। ठीक है, और EM रेडिएशन का सबसे छोटा पार्टिकल उसको क्वांटो बोलते हैं, और लाइट के लिए उस क्वांटो का जो नाम होता है वो फोटोन हो जाता है। अपन अभी थोड़ा सा 2-3 लेक्चर के बाद में एक प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसमें फोटोन क्या होता है, क्वांटो क्या होता है, ये वापस वहाँ पे अपन सीखने वाले हैं। तो अभी अपन को EM रेडिएशंस का ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। अब कुछ वेव प्रॉपर्टीज़ अपन को ध्यान रखनी है। वेव प्रॉपर्टीज़, इन पे आ जाते हैं कि वेव के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना। तरंग के गुण, तरंग के गुण। तो कोई अगर एक वेव बात करें, जैसे ये y है और ये x एक्सिस है, इस तरह से इसमें यहाँ पे कोई वेव को अपन अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, EM दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि देखो EM रेडिएशन तो हर जगह है। हमारे आँख जो है ना, आँख केवल विजिबल रेंज वाला जो EM रेडिएशन है, विजिबल रेंज का EM रेडिएशन कौन सा हो गया? लाइट, जिसमें विबग्योर आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये जो अलग अलग तरह के कलर आते हैं। हमारी जो आँख है, हमारी आँख एक रिसीवर है, जैसे मोबाइल एक रिसीवर होता है ना, तो मोबाइल एक ऐसा रिसीवर है जो मतलब बातचीत वाले, इंटरनेट वाले उन रेडिएशंस को रिसीव कर लेता है, उनको सेंस कर लेता है। लेकिन हमारी आंख केवल विजिबल रेंज वाले जो रेडिएशंस हैं उन्हीं के लिए सेंसिटिव है, इस वजह से हम उन्हीं को ही देख सकते हैं। बाकी हमारी आंख जो है सेंसिटिव नहीं है, उनको देख नहीं पाती। हमारी आंख कलर्स को देख सकती है, विजिबल रेंज के जितने भी कलर्स हैं विबग्योर, उनको सबको देख सकती है। हमारी आंख रेडियो वेव्स को नहीं देख सकती, हमारी आंख गामा रेज को नहीं देख सकती, एक्स रेज को नहीं देख सकती, बिकॉज आवर आईज आर नॉट सेंसिटिव फॉर दोज रेडिएशंस। हमारे जो कान होते हैं, हमारे कान साउंड वेव्स होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है, उनके लिए सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से अपन ने कान जो है वो सुन सकते हैं। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कान हमारा रिसेप्टर है, रिसीवर है, आंखें हमारी रिसीवर है, हमारी जो चमड़ी है वो भी रिसीवर है। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही इनपुट के तौर पे लेते हैं। हमारी आंखें भी इनपुट के तौर पे ले रही है। हमारी आंखें जो है एक तरह से कैमरा है ना। अपनी आंखें जो है वो यहाँ से EM रेडिएशंस के इनपुट्स यहाँ पे लेती है, यहाँ से सिग्नल माइंड में जाते हैं, माइंड में डिकोड होते हैं और अपन को पता चलता है कि अच्छा ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये हरा है। तो इस वजह से अपन डिफरेंस देख पाते हैं। तो अब देखो लेते हैं कोई वेव के प्रॉपर्टीज़। जैसे मान लो कोई एक वेव है, ये x डायरेक्शन में इस तरह से प्रोपोगेट हो रही है, ऐसे चलते हुए जा रही है। तो इस वेव के कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़। जैसे ये कोई वेव लिया हमने, थोड़ा सा इसको और यूनिफॉर्मली बना देते हैं। ये कोई वेव है, मान लो ऐसे, ये एक वेव है। अब देखो ये वेव यहाँ से शुरू होकर जब यहाँ पे ख़त्म होती है ना, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ ए वेव। अपन को ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये जो एक कंप्लीट जब ऑसिलेशन हुआ, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक चला, इसे बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए वेव। वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए वेव। ये इस तरंग का पूरा एक दोलन होता है, इसको बोलते हैं तरंग का एक पूर्ण दोलन। तरंग का एक पूर्ण दोलन, इसे बोलेंगे तरंग का पूर्ण दोलन। ठीक है, ये पूरा एक ऑसिलेशन कहलाता है। फिर दूसरा ऑसिलेशन, तीसरा ऑसिलेशन, चौथा ऑसिलेशन, ऐसे ऑसिलेशन चलते जाएंगे। लेकिन इसे यहाँ से शुरू के यहाँ पे जब ख़त्म हुआ, इसे एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ ए वेव कहते हैं।
अब देखो कुछ डेफिनेशन लेते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ क्या होती है? वेव लेंथ, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो वेवलेंथ क्या होती है? जो वन ऑसिलेशन होता है, उस पूरे की वन ऑसिलेशन की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की, इस लेंथ को वन वेवलेंथ बोलते हैं और इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ये वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? लेंथ ऑफ वन ऑसिलेशन, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये होता है लेंथ ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये होता है आपका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। एक पूर्ण दोलन का लंबाई, तरंग के एक पूर्ण दोलन का जो लंबाई होता है, एक पूरा ऑसिलेशन करने की जो लेंथ होती है वो होती है वेव लेंथ। दूसरा, नेक्स्ट लेते हैं अपन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड देखो क्या होता है, टाइम पीरियड के बारे में ध्यान में रखना है। ये होता है कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है? एक पूरा ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है, टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। टाइम पीरियड इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये होता है टाइम टेकन बाय वेव फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक पूर्ण दोलन में जो समय लगता है ना, तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगा समय, तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन में, एक पूरा ऑसिलेशन जब कर लेगा तो पूर्ण दोलन में लगा समय जो होता है, लगा समय, ये क्या होता है? उसका टाइम पीरियड होता है वेव का। नेक्स्ट टाइम पीरियड के बाद में फ्रीक्वेंसी जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। उस पर आते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं आवर्ती। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो जैसे ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये एक ऑसिलेशन हुआ, दूसरा ऑसिलेशन हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, तो एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल ये टाइम पीरियड कितना होता है, अब ये एक डेटा बताएंगे अपन आगे, कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं ये होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड में कितनी बार, जैसे लड़का एक सेकंड में 1 2 3, जैसे ये एक सेकंड में मान लो 4 बार वाइब्रेट हो रहा है, 4 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है 4 हर्ट्ज। एक सेकंड में 5 बार अगर ऑसिलेट कर रहा है तो 5 हर्ट्ज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से मेजर करते हैं, HZ, ये हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, हर्ट्ज। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आप ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के ठीक उल्टी होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे टाइम पीरियड तो क्या हो गया? एक ऑसिलेशन में लगा समय, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और आज की क्लास का टाइम हो चुका है, यहाँ से आगे अपन कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और यहाँ से आगे मैं वापस कल की क्लास में रिपीट करूँगा। और यहाँ आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट